Hello guys, welcome to our fifth lecture for IRDAI, that is macroeconomic factors, catastrophes and pandemics impacting insurance। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ में। एंड ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये काफी छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा नहीं बड़ा है, बट हाँ ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको हम एक ही पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले यहाँ पर थर्ड चैप्टर के साथ में। दो चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में जो नोट्स होती हैं वो नॉन डाउनलोडेबल, नॉन प्रिंटेबल आपको हमारी वेबसाइट से मिलते हैं, जहां पर आपको कोर्स खरीदना होता है उसमें हमारे पास मॉक्स वगैरह भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं सो दैट यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले बात यहाँ पर किस बारे में हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सिम्बायोटिक वल्नरेबल रिस्क बिटवीन इंश्योरेंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक। तो यहाँ पर हमारे पास में सिम्बायोटिक और क्या वल्नरेबल लिंक है इंश्योरेंस और मैक्रो इकोनॉमी के बीच में, वो हमें समझना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडस्ट्री जो है इंश्योरेंस की वो ऐसा तो नहीं है वैक्यूम में एग्जिस्ट करती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमी है उसके साथ में इंटरवोवन है। तो अगर नेशनल या ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा काम करेगी तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म करेगी। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारे पास में जो इकोनॉमी और इंश्योरेंस है वो टू फ्रेंड्स वॉकिंग टुगेदर की तरह यहाँ पर हैं। When the economy is growing, insurance companies also grow. When the industry, for example, if economy is slowing down, insurance companies or the insurance industry also feels the pressure. So at the same time हम ये देखेंगे कि जो इकोनॉमिक यहाँ पर हमारे पास में सिचुएशन है उसको ग्रो करने में या उसको यहाँ पर स्टेबल रहने में भी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज एक रोल प्ले कर रही है। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि जैसे कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो कौन दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज। तो अगर कोई एक्सीडेंट, डिजास्टर, पेंडेमिक्स आता है तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल रहा है। साथ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी को जो हमने प्रीमियम से कलेक्ट करा था इनटू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बिजनेसेस। ठीक है, तो हमारे पास में जो इंश्योरेंस से पैसा आता है वो पैसा भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े फंड्स की तरफ जाता है, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए जाता है। अलोंग विद दैट यहाँ पर बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में भी उसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज का मानकर चलो इंश्योरेंस है तो उनको सेफ फील होगा इन्वेस्ट करने में और एक्सपेंड करने में। एंड इसी क्योंकि यहाँ पर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट हो रही है तो हमारी ये जो रिलेशनशिप है ये दोनों तरीके से काम कर रही है, सिम्बायोटिक भी और वल्नरेबल भी। ठीक है, तो अब पहले हम यहाँ पर समझेंगे इसकी थोड़ी सी थियरी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये डीपली इंटरवोवन है, जैसा मैंने आपको बताया। पार्टिसिपेट करेंगे हम एक कॉम्प्लेक्स बाई डायरेक्शनल फीडबैक लूप। जैसे मैंने बताया यहाँ पर बाई डायरेक्शनल कैसे रहेगा, एक तो यहाँ पर दोनों ही इंडस्ट्री को हमारी अफेक्ट हो रही है और साथ में यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इकोनॉमी को फॉल डाउन से बचाती है, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आती है। एट वन हैंड जो हेल्थ है मैक्रो इकोनॉमी की वो डिफाइंड बाय ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इज अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट। क्या ये एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट है इंश्योरेंस सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, ट्रेजेक्टरी और रिस्क एपेटाइट की। दूसरा यहाँ पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो एक क्रिटिकल इकोनॉमिक स्टेबलाइजर की तरह काम करती है, फॉर्मिडेबल इंजन बन चुकी है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, शॉक्स एब्जॉर्ब करती है और लॉन्ग टर्म फंड्स को प्रोडक्टिव एसेट्स में चैनलाइज करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम एक ग्रैन्युलर एनालिसिस पढ़ेंगे कि कैसे ये इंटरप्ले काम करता है। ऑल्सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो इंश्योरेंस ऑपरेशंस को आपका यहाँ पर शेप करते हैं। एक्सप्लोर करेंगे प्रोफाउंड इम्पैक्ट लार्ज स्केल शॉक्स जैसे कि नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, पैंडेमिक्स, और हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक और रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस को भी समझेंगे। ठीक है, तो बिल्ड करेंगे रेजिलियंस एक इंक्रीजिंगली अनसर्टेन वर्ल्ड के अंदर। क्लियर है इतना? तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले समझेंगे कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट शेप कर रहा है हमारे इंश्योरेंस लैंडस्केप को। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक शेपर की तरह काम करेगा इंश्योरेंस लैंडस्केप में। परफॉर्मेंस जो है इंश्योरेंस सेक्टर की वो यहाँ पर टीदर की जाएगी टू द साइक्लिक एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट विद इन द ब्रॉडर इकोनॉमी। सो इन्फ्लुएंस ऑफ द इकोनॉमी ऑन इंश्योरेंस डायनेमिक्स। सबसे पहले समझेंगे डिमांड डायनेमिक्स और बिजनेस साइकिल कैसे काम करते हैं। तो एक इजी सा आइडिया समझना,
कि जब लोगों को बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, जब वो पैसा अर्न करते हैं, अच्छा ठीक है, मान लो किसी की सैलरी यहाँ पर पहले 5 लाख थी, तो फिर भी यहाँ पर क्या है कि उनकी जो ट्रांजेक्शनल डिमांड है या एवरीडे डिमांड है उसको फुलफिल करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी की लेटेस्ट से यहाँ पर इनकम 24 लाख है, तो वो क्या करेंगे, वो हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली खरीदेंगे। फाइन, तो यहाँ पर हमारे पास में ये इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो इंश्योरेंस किसके अंदर आता है, एक नॉर्मल गुड के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि डिमांड इसकी तभी बढ़ती है जब हमारी इनकम बढ़ रही है। तो इंश्योरेंस इज क्लासिफाइड एज अ नॉर्मल इनकम मीनिंग डिमांड राइजेस विद इनकम। और यहाँ पर जो हाउस होल्ड और बिजनेसेस हैं वो वेल्थ स्पेक्ट्रम में आप मूव करते हैं, इनका जो परसेप्शन है रिस्क के साथ में वो इवॉल्व हो रहा है। बेसिक प्रोटेक्शन यहाँ पर हमें एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ बेसिकली हमारा रास्ता बनाता है फॉर वेल्थ प्रिजर्वेशन, लाइबिलिटी प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब देखो, एक पर्सन है, एक एग्जांपल लो, वो अभी 20,000 रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं, तो वो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। लेकिन अगर इनकम उनकी 80,000 रुपए यहाँ पर हो गई तो वो लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, मोटर इंश्योरेंस, साथ में इन्वेस्टमेंट लिंक्ड पॉलिसीज खरीद सकते हैं। तो जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा प्रोटेक्शन और प्लानिंग की जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पर जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है, तो कंपनीज भी एक्सपेंड कर रही हैं। अब जीडीपी ग्रो करेगी, कंपनीज एक्सपेंड करेंगी, तो फर्म यहाँ पर डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के लिए इंश्योरेंस लेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फर्म क्या करेगी, साइबर इंश्योरेंस लेगी, एम्प्लॉय हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ पर। तो बेसिकली बिगर बिजनेसेस जो होते हैं उनके पास में बिगर रिस्क होते हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर या इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ज्यादा खरीदने लगते हैं जैसे वो एक्सपेंड कर रहे हैं। क्लियर इतना? नेक्स्ट आ जाओ। अब जो कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, पीरियड्स जब हाई जीडीपी ग्रोथ के हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हमारी स्पेशलाइज्ड कवर्स जैसे कि डायरेक्टर्स एंड ऑफिस इंश्योरेंस, लाइबिलिटी प्रोफेशनल इंडेमनिटी, साइबर इंश्योरेंस, राइट। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉय बेनिफिट पैकेज इनको परचेज करती है। क्रेडिट साइकिल लिंकेज, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो क्लोजली एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज कैसे हैं, क्लोजली इंटरकनेक्टेड हैं। और क्योंकि क्लोजली इंटरकनेक्टेड हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, वो क्या है कि जब बैंक ज्यादा लोन्स देते हैं तो बोरोवर्स भी ज्यादा यहाँ पर अपने एसेट्स को इंश्योर करते हैं। तो अगर आपने एक होम लोन लिया तो बैंक्स यहाँ पर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे, और ज्यादा लोन्स अगर इकोनॉमी में हुआ है इसका मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारी ज्यादा सेल हुई हैं। तो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर्स जो है इंट्रिंसिकली लिंक्ड होते हैं। एक एक्सपेंशनरी क्रेडिट साइकिल में जब बैंक ज्यादा लैंडिंग कर रहे हैं, ज्यादा उधार दे रहे हैं, तो एक पैरेलल लाइफ प्राइस हमारा कोलेटरल रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भी आएगा। फॉर एग्जांपल मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, टाइटल इंश्योरेंस, क्रेडिट लाइफ पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में सिंपल सी यही बात है कि जब हमारे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं, बैंक ज्यादा लोन देंगे तो बोरोवर्स भी अपने एसेट्स को ज्यादा इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो केवल प्रीमियम से अर्निंग्स नहीं कर रही है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपए का प्रीमियम है और 10,000 की पॉलिसी है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इनको इनकम हो पाएगी, क्लेम्स आने लग गए तो प्रीमियम से तो अकेले इनकम हो नहीं रही है, रेदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो यहाँ पर ये इन्वेस्ट करते हैं मनी को और उससे जो यहाँ पर प्रॉफिट्स हैं उनको भी कलेक्ट करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आई कैन से दैट जो फिक्स्ड इनकम एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट में भी जो हाईली रेटेड कंपनीज हैं, यहाँ पर हमारे इंश्योरर्स, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनको इंश्योरर्स बोलते हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि इनको स्टेबल रिटर्न्स की जरूरत है जब ये फ्यूचर क्लेम्स को पे करेंगी। सपोज करो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 100 CR प्रीमियम्स में कलेक्ट करा। क्या किया? प्रीमियम्स के थ्रू 100 CR कलेक्ट करा। अब यहाँ पर अराउंड 60 to 80 करोड़ जो हैं वो इनके बॉन्ड्स में जाएंगे और इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा कि ये कितनी अर्निंग करेंगे।
तो अगर इंटरेस्ट रेट राइज होते हैं तो न्यू इन्वेस्टमेंट हमें हायर रिटर्न्स देंगे, अगर इंटरेस्ट रेट्स फॉल करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगी। देखो हमारे पास में यहाँ पर हमने कोशिश यही करनी है, दो कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं आज आप लोगों को, ठीक है। तो एक सबसे पहले तो बॉन्ड प्राइस और मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। बॉन्ड्स क्या करते हैं, हमें कूपन इंटरेस्ट यहाँ पर पे करते हैं, मान लो कूपन हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो जब बॉन्ड इशू किया गया उस टाइम के हिसाब से 10% इंटरेस्ट हमें मिल रहा था, लेकिन मार्केट में जो करेंट रेट चल रहे हैं वो 12% है। तो ऐसे बॉन्ड्स जिन पर हमें केवल 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकी डिमांड कम हो जाती है। तो बॉन्ड प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट से। दूसरा, जब हमारे पास में कोई भी मार्केट एक्सपेंड कर रहा है तो इंटरेस्ट मान लो बहुत ज्यादा या फिर रिटर्न्स जो हमें मिल रही हैं वो बहुत हाई हैं, तो ऐसे में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस कंपनी, उसने लेटर से 100 CR प्रीमियम्स कलेक्ट करे, ठीक है, तो वो इनको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में ऑफ कोर्स यहाँ पर लगाएंगे पैसे को, प्रोवाइडेड कि हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स हो या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो इसी बात को ये बोल रहे हैं। समझ में आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं स्लाइड को, अदरवाइज थोड़ा सा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पर अब देखना आप, इंश्योरर्स जो होते हैं वो मैसिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक फंक्शन है अंडरराइटिंग रिजल्ट्स का और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का। तो इंश्योरर्स, पर्टिकुलरली जो लाइफ इंश्योरर्स हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन लाइबिलिटीज के साथ अगर हैं तो बल्क ऑफ अपना प्रीमियम फिक्स्ड इनकम एसेट्स जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इनमें इन्वेस्ट करेंगे। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट मार्जिन्स हैं ये एक्सक्लूसिवली सेंसिटिव होती हैं टू प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स जो कि डिक्टेट किए जाते हैं बाय सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है? तो हमारे पास में यहाँ पर सेंट्रल बैंक की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसके हिसाब से रेपो रेट्स होते हैं, रेपो रेट्स के अकॉर्डिंग ही हमारे जो रिटर्न्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, या फिर अगर उन्होंने कम कर दिए तो ऑफ कोर्स कम भी हो सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इंश्योरर ने जैसे मान लो 100 CR का प्रीमियम कलेक्ट करा तो 60 से 80 करोड़ तो बॉन्ड्स में चले गए, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या डिसाइड कर रहे थे इनके लिए कि कितने इनको अर्निंग मिलेगी। फाइन, अब समझ में आ गया कैसे जो नई इन्वेस्टमेंट होती है हायर रिटर्न्स देती हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट फॉल कर गए तो प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर इक्विटी और ऑल्टरनेटिव एसेट्स में जब हमारी इन्वेस्टमेंट होती है तो समटाइम्स जो इंश्योरर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, रियल एस्टेट्स में, एसेट्स में सॉरी, रियल एस्टेट्स में सॉरी थोड़ा, हाँ रियल एस्टेट्स में, और इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इससे क्या होगा, इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट राइज हो रहा है, तो यहाँ पर इंफ्रा, रियल एस्टेट, शेयर्स, इसमें इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ गए। बट अगर मान लो यहाँ पर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्रैश कर गया, तो बैलेंस शीट जो है वो वॉलेटाइल भी हो जाएगी। सो हायर रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, एक हायर रिस्क भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो जब बुलिश मार्केट फेजेस हैं, मीनिंग स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, तो ये अपने पास में इंश्योरर्स क्या करते हैं, अपनी अलोकेशन, सॉरी बुलिश में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बियरिश में आपका फॉल करता है मार्केट, अलोकेशन वेरिएबल रिटर्न एसेट्स की तरफ करेंगे जैसे इक्विटीज, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो यील्ड को बढ़ा सकें, और इससे यहाँ पर वोलेटिलिटी भी बढ़ जाती है इनकी बैलेंस शीट्स की, और जो सॉल्वेंसी रेशियोज है वो भी अफेक्ट होते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो हमें फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का, वो भी देख लेते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो पेरिनिशियस है फॉर रिस्क इंश्योरर्स के लिए, स्पेशली ऑन लॉन्ग टेल लाइंस ऑफ बिजनेस। मतलब देखो इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में क्लेम्स इन्फ्लेशन, पता है आपको क्या होता है, क्लेम्स इन्फ्लेशन, जो ये टर्म दे रखी है, देखो क्लेम्स इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर जो कॉस्ट है सेटल करने की क्लेम्स की वो बढ़ जाएगी फास्टर देन नॉर्मल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, ठीक है,
यहाँ पर बढ़ गया, इन्फ्लेशन यहाँ पर राइज हुआ, राइट। अब इससे पहले यहाँ पर जो मेडिकल कॉस्ट है वो और थोड़ा ज्यादा स्पीड पर बढ़ेंगी। तो अगर ये 1% बढ़ा तो यहाँ पर हो सकता है कि 1.5% से बढ़े। सो बेसिकली हमें इतना समझ में आता है कि हमारे पास में अगर यहाँ पर सीपीआई है, ठीक है, या नॉर्मल इन्फ्लेशन है, नॉर्मल इन्फ्लेशन से समझो तो जो कॉस्ट ऑफ सेटलिंग क्लेम्स है वो ज्यादा फास्टर इंक्रीज होगी देन अवर नॉर्मल इन्फ्लेशन। एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो कार रिपेयरिंग की कॉस्ट है या फिर आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो एक्सपेंसिव हो गए, तो 2020 में हमें अगर एक कार एक्सीडेंट है, ठीक है, और उसकी वजह से कार को रिपेयर करना है तो कॉस्ट 50,000 तक जा रही है। सेम अगर रिपेयर आपको 2025 या 2026 में कराना है तो ये 90,000 तक जा रही है। तो इंश्योरर यहाँ पर ज्यादा पे कर रहे हैं, प्रीमियम तो सिमिलर ही कलेक्ट करा है इन्होंने, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो कॉस्ट है ऑफ सेटलिंग क्लेम्स पर्टिकुलरली मोटर हेल्थ प्रॉपर्टी लाइंस में टू सब्जेक्ट टू इट्स ओन इन्फ्लेशन, ये आउटस्पेस कर देती है हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। अब जो सुपर इम्पोज्ड इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ा दी गई मेडिकल प्रोसीजर्स की, ऑटो पार्ट्स की या कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, उससे आता है रिजर्विंग इम्पैक्ट। तो रिजर्विंग इम्पैक्ट में क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, कुछ पैसा जो आज है उनके पास है, ठीक है, वो अलग से रख देंगी, दे विल कीप इट असाइड। क्यों, ताकि अगर मान लो एकदम तुरंत में भी कोई क्लेम्स आ गए तो उनके पास कुछ लिक्विडिटी तो होनी चाहिए इन क्लेम्स को रीपे करने के लिए। तो इसको बोलते हैं रिजर्विंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिजर्विंग। अब रिजर्विंग का इम्पैक्ट क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर जो आज के रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्लेम्स कितने हैं, फ्यूचर में मेरे पास कितने क्लेम्स आ सकते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हम यूज कर डिस्काउंट करते हैं फ्यूचर पेमेंट्स को। इंटरेस्ट रेट्स को यूज कर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास में फ्यूचर पेमेंट्स हैं उनको डिस्काउंट करते हैं। अब ये पूरा प्रोसीजर कैसे होता है ये भी समझते हैं। तो देखो एक सेकेंड रुको, इसको अलग से समझाते हैं एक पेपर लेकर। अगर मुझसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पूछा जाए वो क्या होता है कि नेटवर्थ ऑफ 1 rupee today is more than net worth of 1 rupee tomorrow। मतलब आज 1 रुपया है मेरे पास, मैंने इसे इन्वेस्ट करा, कल तक शायद वो 0.10 का मुझे यहाँ पर कुछ अर्निंग्स दे दे, इंटरेस्ट दे दे। लेकिन अगर 1 रुपया मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है तो वो कल भी 1 रुपया होगा, और इन्फ्लेशन से अगर हम देखें तो इसकी नेटवर्थ भी कम हो चुकी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या करते हैं, अपने लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं। तो अगर मुझे फ्यूचर पेमेंट्स यहाँ पर, ठीक है, मिलने वाली हैं, मान लो मुझे फ्यूचर में कोई एक फ्रेंड है मेरा जो 10 लाख रुपए देने वाला है, अगर उसने वही 10 लाख रुपए मुझे आज दिए होते तो मेरे पास में उस 10 लाख की क्या वर्थ होती, ये मुझे निकालना होता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर क्लेम्स, ठीक है, कितनी होगी, जो फ्यूचर वैल्यू है और उसमें हमारे पास एक डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें यूज करना होता है। क्लियर इतना। तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास में एक्चुअरीज हैं वो कैलकुलेट करते हैं रिजर्व फ्यूचर क्लेम का डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज कर, यही डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है रिजर्व के लिए उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एज रिजर्व इज इक्वल टू यहाँ पर समेशन टी आपका 1 अपॉन, देखो यहाँ पर आपको ना इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को इसमें गलत तरीके से लिखा हुआ है, मैं ना नोट्स में चेंज कर दूंगी सो दैट आपको दिक्कत नहीं आए। अभी जो मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला समझाया था ना उसी से इसको कैलकुलेट करना है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको लिख कर देती हूँ। देखो वो जो बॉन्ड वाला मैंने डिलीट कर दिया था ना वही है, एक्सपेक्टेड क्लेम्स हमारे फ्यूचर में क्या रहेंगे, और 1 प्लस डिस्काउंट रेट इनटू टू द पावर n। अब यहाँ पर हम सम क्यों लेकर चलते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही दिन में सारे क्लेम्स तो आ नहीं जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं। अच्छा इस पर एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ईयर्स लेकर चलेंगे, ईयर 1 और ईयर 2। तो ईयर 1 में एक्सपेक्टेड क्लेम मानकर चलते हैं कि हमारे पास में 10,000 है और ईयर 2 में ये 12,000 है। फाइन, अब आगे बढ़ो। तो यहाँ पर मानकर चलो रुपीस में लेकर चल रहे हैं
और एक्सपेक्टेड क्लेम्स हमें फ्यूचर ईयर टी के लिए निकालने हैं, तो हमारे पास में जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज करेगा इस नंबर को, मेडिकल कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, इस वजह से। तो डिस्काउंट रेट जो है, अगर मानकर चलो इंटरेस्ट रेट हमारे पास में 10% का यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरेस्ट रेट अगर 10% है तो डिस्काउंट रेट भी 10% हो जाएगा, मतलब 11,000 रुपए नेक्स्ट ईयर हमारे लिए 10,000 रुपए है आज के टाइम में। तो यहाँ पर हमारे पास में 1 प्लस RT आप इसको निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10,000 10K अपॉन 1 प्लस 0.10 टू द पावर 1, फाइन, और 12,000 1 प्लस 0.10 टू द पावर 2। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास में आंसर आ जाएगा कि हमारे पास में जो फ्यूचर में, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्लेम्स हैं उनकी वैल्यू आज कितनी होगी। तो इसके थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब ऐसा होता क्यों है, तो देखो हमारे पास में यहाँ पर जो अर्लियर एक्सपेक्टेड क्लेम्स थे वो 10,000 थे, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन वगैरह सब लगाकर निकालेंगे इसकी वैल्यू तो वो अलग जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास में जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो भी ऊपर जाती है और इसको हमें समझना होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया अब आपको? होपफुली जितना पार्ट अभी तक समझाया है वो आपके लिए क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। तो ये आपके पास यहाँ पर ई क्लेमिस्ट है, एक्सपेक्टेड क्लेम्स जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। आरटी आपका डिस्काउंट रेट है, अनएक्सपेक्टेडली हाई इन्फ्लेशन जो है उसमें न्यूमरेटर हमारा बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेड क्लेम्स का नंबर बढ़ जाएगा। मतलब 10,000 अगर आज मिलने थे वो यहाँ पर आज होते, कल की वैल्यू में 14,000 हो गए क्योंकि मेडिकल कॉस्ट बढ़ गई। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सेंट्रल बैंक है उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है इन्फ्लेशन के लिए, कि वो डिनोमिनेटर को यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स और ऑफन एडवर्स वैल्यूएशन इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। समझ में आ गया? तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फ्यूचर क्लेम्स और बिगर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इलाज आपका आज 10 लाख रुपए में होता कल वो 15 लाख में हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड क्लेम्स 15 लाख के लिए आएंगे और कंपनीज को ज्यादा रिजर्व चाहिए। अब सेंट्रल बैंक मान लो यहाँ पर हमारे पास में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, हमारे पास में यहाँ पर जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं वो भी अपने क्या हो गए, हमारे पास में न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो कम हो गई, तो जो वैल्यू ऑफ रिजर्व है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो एक इंश्योरर को डबल चैलेंज देखने के लिए मिला, एक तो क्लेम्स एक्सपेंसिव हो गए और जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो इकोनॉमी है वो इंश्योरेंस को 3 मेन वेज में इम्पैक्ट करती है। पहला यहाँ पर जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड वाला पार्ट हमने पढ़ा था। तो डिमांड क्या कर रही है, डिमांड हमारे पास में इनकम के बढ़ने से बिजनेस एक्टिविटी राइज होगी और लोग ज्यादा इंश्योरेंस डिमांड करेंगे। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट और तीसरा है इन्फ्लेशन। अब इन्वेस्टमेंट क्या करेगी वो बताओ पहले। देखो इन्वेस्टमेंट में हमारे पास जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ज्यादा अर्न करेंगी अपना प्रीमियम से भी ज्यादा, जब वो इन्वेस्ट कर रही है प्रीमियम अमाउंट को किसी पर्टिकुलर जगह पर। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो मार्केट्स यहाँ पर हमारे पास ज्यादा इंटरेस्ट हमें दे रहे हैं, ज्यादा इनकम दे रहे हैं, और वाइस वर्सा। अगर इन राइजिंग कॉस्ट की बात करें तो इन्फ्लेशन क्या कर रहा है, क्लेम्स को एक्सपेंसिव कर रहा है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर रहा है। तो एट द सेम टाइम इंश्योरेंस इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है कि जो फाइनेंशियल शॉक्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड्स हम प्रोवाइड कर पाए। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे आ जाते हैं। What is the foundational role of insurance in the economy? अब यहाँ पर हमारे पास में जो इंश्योरेंस है वो क्या रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, वो समझना होगा। तो पहले बात करें रिस्क रीडिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एफिशिएंसी की। यहाँ पर समझना, हमारे पास में इंश्योरेंस जो है वो केवल प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये एक्चुअली हमें हेल्प कर रहा है पूरी की पूरी इकोनॉमी को कि वो स्मूथली रन करे। तो रिस्क रीडिस्ट्रीब्यूशन में इंश्योरेंस यहाँ पर जो हमारे सामने बिग अनसर्टेन लॉसेस थे, ठीक है, हमारे पास में जो बड़े और अनसर्टेन लॉसेस थे उनको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल प्रेडिक्टेबल पेमेंट्स में। स्मॉल प्रेडिक्टेबल पेमेंट्स में
कैसे कर रहा है, एक बार एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर मानकर चलो कि 10,000 बाइक ओनर्स हैं, 10,000 इज द नंबर ऑफ बाइक ओनर्स, और केवल 100 बाइक्स ऐसी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऐसा तो है नहीं कि हमारा केवल एक ही इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 50,000 का लॉस अकेले बेयर करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो 10,000 बाइक ओनर्स थे, इन्होंने अपनी अपनी बाइक्स के लिए अलग अलग इंटरेस्ट यहाँ पर प्रीमियम पे किए होंगे। तो यहाँ से हमने प्रीमियम अकाउंट कलेक्ट करा, और ये जो 100 लोग थे इनको रीपे करे क्लेम्स। फाइन। सो हुआ क्या हमारे साथ में, हमारे पास जो कलेक्टेड मनी थी हमने वो बहुत वेरी फ्यू लोगों को दिए जिनके एक्सीडेंट्स हुए। तो इंश्योरेंस हमारे रिस्क को स्प्रेड कर रहा है काफी सारे लोगों के बीच में, जिससे कि होने वाले लॉसेस हम आसानी से यहाँ पर रीपे कर पाते हैं। और इससे इकोनॉमी में कैसे हेल्प होती है, तो लोग और बिजनेस यहाँ पर ज्यादा सेफ फील करते हैं रिस्क लेने में, अपने नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्रीज में घर खरीदते हैं, और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो रिस्की हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो कोर फंक्शन है इंश्योरेंस का वो क्या है, टू ट्रांसफॉर्म लार्ज अनप्रेडिक्टेबल और पोटेंशियली क्रिपलिंग इंडिविजुअल लॉसेस इनटू मैनेजेबल प्रेडिक्टेबल एवरेज कॉस्ट। जो हमारे पास बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, लार्ज और अनप्रेडिक्टेबल, उसको हमने क्रिपल कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो कि मैनेजेबल हैं, प्रेडिक्टेबल एवरेज कॉस्ट है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के थ्रू। तो पूलिंग की हमने आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क की, इंडस्ट्री अलाउ कर रहा है बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को कि वो अंडरटेक करे वेंचर्स, और अदरवाइज यहाँ पर ये क्या होते, बहुत रिस्की होते। तो इसको हमने फर्दर रिफाइन किया, कैसे, मिटिगेट करा मॉरल हजार्ड को, जो केयरलेस बिहेवियर था पोस्ट इंश्योरेंस लोगों का, उसको भी हमें ध्यान में रखना था। तो हम यहाँ पर को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल्स, नो क्लेम बोनस, इस तरह की चीजें लेकर आए। तो बेसिकली हमारे पास में सिंपल सा आइडिया क्या है कि ये हमारा जो रिस्क रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला हमारा फैक्टर है वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के साथ जाते हैं। जब बहुत सारे लोग इंश्योरेंस बाई करेंगे तो कंपनी प्रेडिक्ट करेगी एवरेज लॉस कितना होगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पर पीपल और बिजनेस सेफ फील करते हैं रिस्क लेने में, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, घर खरीदते हैं। तो बिना इंश्योरेंस के बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत रिस्की होती। और मॉरल हजार्ड क्या था कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, केयरलेस हो जाते हैं इंश्योरेंस लेने के बाद में, तो वो जो पोस्ट इंश्योरेंस बिहेवियर अपना शो करते हैं उससे हमें यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करना है। तो अगर एक कार ओनर है और कार ओनर को यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंश्योरेंस जो है वो तो पे कर दिया जाएगा, तो वो माइट भी ड्राइव करे लेस केयरफुली, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इसको कंट्रोल करती है कैसे, वो बोलती है कि भाई अपने लॉस का एक पार्ट आप खुद से पे करोगे, को इंश्योरेंस डिडक्टिबल्स के थ्रू। यहाँ पर ये बोलते हैं देखो पे करेंगे अपने लॉस का एक पार्ट, डिडक्टिबल्स में जाएगा, को इंश्योरेंस में आप कुछ कॉस्ट जो है इंश्योरेंस की वो शेयर करोगे। और अगर बात करें नो क्लेम बोनस की, तो रिवॉर्ड हम सेफ बिहेवियर के लिए देंगे। तो ये जो रूल्स हैं ये एनकरेज करते हैं एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। तो देखो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर लॉन्ग टर्म सेविंग्स जो होती हैं वो ह्यूज यहाँ पर कलेक्ट करती हैं, राइट, बहुत सारी होती हैं। अब यहाँ पर इस पैसे को अकेले आइडल तो छोड़ नहीं सकते, अकेले नहीं मतलब अकेले एज एन खाली तो नहीं छोड़ सकते हैं, वी हैव टू इन्वेस्ट इट। तो हम इसको इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर 20 से 30 साल तक चलती हैं। तो अगर इतना लंबा टाइम होराइजन है भाई 20 से 30 साल तक का, तो ऐसे में तो हम किसी भी लॉन्ग टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इंश्योरर्स इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स में। तो अगर मान लो आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी तो उसका एक हिस्सा जो है वो एक नए मेट्रो प्रोजेक्ट में या हाईवे में लगा दिया जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू। तो इंश्योरेंस जो है वो इनडायरेक्टली हमारे नेशनल इंफ्रा को भी बिल्ड कर रही हैं, राइट। क्लियर है इतना। अच्छा अभी और सुनो,
अब जो कैपिटल मार्केट है उसकी भी डेवलपमेंट होगी। कैसे? इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो हैं वो पेंशन या एन्युटीज की तरह ही हाउस होल्ड सेविंग्स को क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। तो हमारे पास में अब ऐसा तो है नहीं कि हमने सेविंग्स घर पर रखी, हमने पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करा, इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या करा, उस पैसे को स्टॉक और बॉन्ड्स में लगा दिया। तो लिक्विडिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, फाइनेंशियल मार्केट्स स्ट्रेंथन होते हैं। आगे समझ में? तो यहाँ पर एज कस्टोडियंस ऑफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स, इंश्योरर्स वाइटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन, लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ इंश्योरर्स लाइबिलिटी ड्यूरेशन क्योंकि 20 से 30 साल की है, नेचुरल इन्वेस्टर बन जाते हैं लॉन्ग डेटेड एसेट्स में। प्राइमरी फाइनेंशियर्स एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के परचेज करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट, और यहाँ पर क्रिएशन होगा रोड्स, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स का। कैपिटल मार्केट डीपनिंग में जैसे मैंने समझाया, इंश्योरेंस लिंक्ड पेंशन और एन्युटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड सेविंग्स को कैपिटल मार्केट्स में यहाँ पर आपका चैनलाइज करते हैं और असेंशियल लिक्विडिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, एक ज्यादा रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब हमारे पास में जो इंश्योरेंस है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे मान लो डिजास्टर हो गई कोई, तो इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम्स क्विकली पे करना शुरू करेंगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिबिल्ड कर पाते हैं खुद को। क्लियर इतना? तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अपनी यहाँ पर मान लो कोई फ्लड्स आ गई, राइट, तो शॉप ओनर्स को क्लेम पेमेंट्स मिली, उन्होंने अपनी शॉप्स को रिपेयर करा, वर्कर्स जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिला और लोकल बिजनेस जो है वो फिर से रन करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब आगे समझो। तो ये जो मनी है ये सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी में और ये ही हमारे लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर आती है। तो एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारे सामने आ जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर एक क्लेम पेमेंट है तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, मेडिकल सर्विसेज, राइट, इसके अलावा रिपेयरिंग, ये सारी चीजें हो रही है, रिटेल स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो बिना इंश्योरेंस के गवर्नमेंट्स को ज्यादा पैसा यहाँ पर टैक्स पेयर से लेना पड़ेगा और स्पेंड करना पड़ेगा। तो जो इंडस्ट्री है वो एक सोसाइटल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है और यहाँ पर एक मेजर कैटास्ट्रॉफी टाइमली क्लेम करती हैं, पे आउट्स को इंजेक्ट करेंगे वाइटल लिक्विडिटी अफेक्टेड रीजन में। जैसे मैंने आपको डिजास्टर प्रोन या फ्लड एरियाज में यहाँ पर बताया, फ्लड अफेक्टेड एरियाज में तो फाइनेंसिंग करेंगे कि भाई रिकंस्ट्रक्शन कर लो, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट मिलेगा और जो बर्डन था गवर्नमेंट के फिस्कल रिसोर्सेज पर और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वो कम हो जाता है। तो ईच रुपी पेड इन क्लेम्स जनरेट्स अ पॉजिटिव इकोनॉमिक मल्टीप्लायर। आपने 1 रुपए का प्रीमियम दिया, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में गया, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो लोगों को रीबिल्ड करने में, रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। सो ये आपका सर्कुलेट करता है इकोनॉमी के थ्रू, रिपेयर सर्विसेज, मेडिकल केयर एंड रिटेल स्पेंडिंग के थ्रू। अब यहाँ पर इकोनॉमिक रैशनल देखते हैं, यूटिलिटी थियरी एंड इंश्योरेंस प्राइसिंग का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिट यहाँ पर ना सुनने में टफ लगेगा लेकिन यहाँ पर टफ नहीं होता। अच्छा, ये जो अभी तक हमने पढ़ा इसका एक अगर सिंपल सा समरी निकालें तो क्या होगा कि जो रिस्क शेयरिंग है वो हम कर रहे हैं, जो बिग लॉसेस थे अब वो स्मॉल मैनेजेबल कॉस्ट में कन्वर्ट हुए, लोगों को एनकरेज करा गया कि वो इकोनॉमिक रिस्क ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में इंश्योरेंस प्रीमियम को इन्वेस्ट करा गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल मार्केट में। और शॉक एब्जॉर्प्शन में हमने देखा कि जब कोई डिजास्टर होती है तो जो क्लेम पेमेंट्स हैं वो हमारी मनी को बैक टू द इकोनॉमी लेकर आती हैं फॉर रिकवरी। क्लियर इतना? आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है आपकी यूटिलिटी थियरी की। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, ये आपने यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ में एक साइड आप यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फैक्शन को लेकर चलोगे और एक साइड आप यहाँ पर वेल्थ को लेकर चलोगे। क्लियर? अब देखो थोड़ा समझते हैं पहले फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती जा रही है, यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कर्व है वो कर्व आपका समय के साथ में यहाँ पर फ्लैट होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, कर्व क्या हो रहा है, कर्व समय के साथ में
फ्लैट होता जा रहा है। पहले स्टीप था इतना पार्ट, फिर स्टेप थोड़ा 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 कर फ्लैट होता चला गया। सो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हर एक एक्स्ट्रा रुपी कम खुशी देता है देन द प्रीवियस रुपी जब स्पेंड करा हमने। तो ये सिंगल आइडिया जो है ये बताता है कि इंश्योरेंस क्यों एग्जिस्ट करता है। तो इकोनॉमिक रैशनले इंश्योरेंस का क्या है। तो हमारे पास में एक बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल से हम समझेंगे कि कैसे यहाँ पर हमारे पास में, देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लोग हैं वो केवल सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ना ही कि केवल यहाँ पर मनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पीपल केयर अबाउट सेटिस्फेक्शन मेजरली। तो यहाँ पर हमारे पास में हम सोचते हैं कि जो डिसीजंस है वो पैसे पर डिपेंडेंट है, लेकिन रियलिटी में लोग यहाँ पर सेटिस्फेक्शन या पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए की यहाँ पर वेल्थ है, 10 लाख रुपीज की इनके पास वेल्थ है। अब दो केसेस लेकर चलना। पहला केस जिसमें कि हमारे पास में इनको 1 लाख रुपए गेन कर रहे हैं, तो हैप्पीनेस जो है वो स्लाइटली बढ़ गई। दूसरे केस में यहाँ पर 2 लाख रुपए जो हैं वो ये यहाँ पर लूज कर रहे हैं, या फिर आपके पास में 1 लाख रुपए ही ये लूज कर रहे हैं। तो 1 लाख जब गेन किया तो खुशी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब 1 लाख यहाँ पर लूज किया तो दुख ज्यादा बड़ा था खुशी से भी। तो यहाँ पर जो सेम मनी अमाउंट है लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट अलग है। तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि फर्स्ट फ्यू रुपीज जो हैं वो वेरी वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा रुपीज हैं वो लेस वैल्यूएबल हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर समझेंगे कि हमारे पास में जो मनी है वो लीनियरली बढ़ रही है और हैप्पीनेस जो है वो एक डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ती है। अगर मान लो अंबानी और अडानी को कोई 10 करोड़ रुपए दे जाए, कोई खास खुशी मिलेगी उनको? राइट, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी उतनी कोई खास खुशी उनको। तो जो रिस्क पूलिंग है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे इंश्योरेंस काम करता है। जो यूटिलिटी थियरी है वो बताती है रैशनले क्या है, कि जो रैशनल इंडिविजुअल्स हैं वो विलिंग है टू पे फॉर इट। इंडिविजुअल्स डिसीजन यहाँ पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। तो 1 लाख रुपए का लॉस ज्यादा बड़ा पेन है यहाँ पर देन द प्लेजर अगर 1 लाख रुपए रिसीव किए गए। इसी को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ कहते हैं। फिर बात करते हैं रिस्क अवर्जन की। तो रिस्क अवर्जन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉसेस ज्यादा हर्ट कर रहे हैं गेन्स से, ठीक है, तो लोग रिस्क अवर्स होते हैं। मीनिंग अगर मान लो 10,000 रुपए आपने फॉर श्योर प्रीमियम पे करा और यहाँ पर 10% चांस है कि आप 1 लाख रुपए लूज कर दोगे। 10% चांस है आप 1 लाख रुपए लूज करोगे और 2,000 रुपए का प्रीमियम आप अपने मन से पे कर रहे हो। दो सिचुएशंस हैं। अब यहाँ पर समझना कि लोग जो हैं वो 2,000 रुपए पे करना पसंद करेंगे रेदर देन कि 10% का लॉस करा लें। तो ये एक स्मॉल सर्टेन लॉस भी यहाँ पर, ठीक है, ओवर अ लार्ज अनसर्टेन लॉस प्रिफर कर रहे हैं। एक यहाँ पर स्मॉल लॉस या सर्टेन लॉस is more preferable than a large uncertain loss. Clear? अब आप देखेंगे इसी को हम रिस्क अवर्जन कहते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज क्यों सरवाइव कर रही हैं? क्योंकि ज्यादातर जो ह्यूमंस हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर चीजों को परसेप्शन में लेकर चलते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं, देखो इसको समझते हैं। Because the pain of a catastrophic loss is severe, individuals are risk averse. ये यहाँ पर एक सर्टेन स्मॉल लॉस प्रिफर करते हैं ओवर एन अनसर्टेन लार्ज लॉस। एप्लीकेशन की बात करें टू प्रीमियम सेटिंग, इंश्योरर्स एज ड्यू टू लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। जो इंश्योरर है वो एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन है। प्राइसिंग आर्बिट्रेज की बात करें तो एक रिस्क अवर्स कस्टमर विलिंग है टू पे अ प्रीमियम दैट इज हायर देन द एक्सपेक्टेड लॉस। जैसा अभी हमने देखा कि प्रीमियम यहाँ पर पे करने के लिए तैयार हैं। 1 लाख का 10% कितना है? केवल 10,000 रुपए है। तो यहाँ पर ये तो कम लॉस होगा, ये बड़ा लॉस होगा, स्टिल हम ज्यादा पे कर देते हैं। और ये जो डिफरेंस है ये इंश्योरर को हेल्प करे कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कवर कर ले और यहाँ पर एक प्रॉफिट लोडिंग कर ले। तो ये एक ऐसा ऑफर यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट का जो कस्टमर को वैल्यूएबल लगे। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रीमियम सेटिंग के बारे में तो बोलना कि जो प्रीमियम्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। एक तो प्योर प्रीमियम की भाई एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, फिर उसमें रिस्क लोडिंग, एक्सपेंस लोडिंग और प्रॉफिट मार्जिन हम लेकर चलेंगे।
इम्पैक्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स एज मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में, अच्छा ये तो समझ में आ गया ना कि हमारे पास जो इंश्योरर्स होते हैं, ठीक है, वो रिस्क न्यूट्रल होते हैं, स्टैटिस्टिकली चीजों को समझते हैं। तो एक पर्सन यहाँ पर एक्सीडेंट रिस्क फेस कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर 1 लाख का लोगों को कवर करती है, तो कंपनी के लिए जो लॉसेस हैं वो प्रेडिक्टेबल एवरेज में जाते हैं। और प्रीमियम क्यों हायर होते हैं एक्सपेक्टेड लॉसेस से? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड लॉस जो था वो हमारे पास लेटेस्ट से 1000 का था और कस्टमर्स हैप्पीली 1300 रुपए दे रहे हैं, पीस ऑफ माइंड रहेगा, रिस्क ट्रांसफर हो गया और बिग शॉक से खुद को प्रिवेंट कर पा रहे हैं। तो 300 रुपए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रिस्क लोडिंग, प्रॉफिट मार्जिन इन सबको कवर कर रहे हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट पर अब आ जाते हैं, हमारी इम्पैक्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफी। तो इम्पैक्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफी को थोड़ा सा समझते हैं, एक ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो मानकर चलो एक नॉर्मल ईयर चल रहा है, तो क्लेम्स जो है कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से जाएंगे। बट एक ऐसा ईयर आया जब कोई पैंडेमिक आया, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट अक्कर हुआ, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड क्लेम्स हैं वो कुछ इस तरीके से बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास में इस ग्राफ को देखकर क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ को देखकर समझ में आ रहा है कि अगर नॉर्मल क्लेम्स होते इस साल में तो वो कुछ इस तरह से होते, ये वाले। लेकिन क्योंकि एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट अक्कर हो गया, तो एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट अक्कर होने की वजह से जो क्लेम्स हुए वो कुछ इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सडन स्पाइक आई वो क्यों आई, ये सडन स्पाइक आई क्योंकि यहाँ पर एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ जो कि मेजर लॉसेस दे रहा है, और इंश्योरेंस का जो डर है वो एक्चुअली यही जो स्पाइक है, ये स्पाइक ही इंश्योरर्स का एक्चुअल फियर है, समझे। तो हमारे पास में जो इंश्योरेंस है वो नॉर्मली प्रेडिक्टेबल एवरेजेस पर चलता है, लेकिन अगर कोई डिजास्टर आ गई तो वो इस पैटर्न को ब्रेक कर देती है, और इसको आप थोड़ा सा समझ कर चलेंगे। तो सबसे पहले एक बार थियरी देखते हैं। तो कैटास्ट्रॉफी जहां पर नेचुरल या फिर मैनमेड कैसी भी हो सकती हैं, वो एक्यूट हाई इंपैक्ट शॉक्स होते हैं, टेस्टिंग द वेरी लिमिट्स ऑफ इंश्योरेंस सिस्टम। मीनिंग देखो, एक कैटास्ट्रॉफी क्या है, एक सडन लार्ज इवेंट, जैसे कि मुंबई में मेगा फ्लड्स आए थे, सुपर साइक्लोन्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, आपका कोविड-19 पैंडेमिक आया था। तो जो नॉर्मली क्लेम्स होते हैं वो स्लो और प्रेडिक्टेबल होते हैं, बट एक कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में थाउजेंड्स ऑफ क्लेम्स जो है वो सेम टाइम पर आएंगे। तो एक नॉर्मल ईयर तो लाइक अ लाइट रेन है, और कैटास्ट्रॉफिक ईयर हमारे लिए क्लाउड बर्स्ट की तरह है कि बादल ही फट गया, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट शॉक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंश्योरर्स है जिनका ईयरली प्रीमियम इनकम जो है वो 1000 करोड़ का है, ईयरली प्रीमियम इनकम कितना है, 1000 करोड़ का है, फाइन। लेकिन अब यहाँ पर एक मेजर साइक्लोन आया जिसमें कि जो क्लेम्स हैं किसी एक क्वार्टर में ही 200 करोड़ के हो गए। अब यहाँ पर साइक्लोन की वजह से जो क्लेम्स हैं इन अ क्वार्टर 20 CR हो गए, मीनिंग 20% अपनी इनकम का इनको किधर देना पड़ रहा है, इन क्लेम्स में देना पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो एनुअल इनकम है 20% केवल 3 महीने में चली गई, एक क्वार्टर में चली गई। तो जो कैश आउटफ्लो है वो मैसिव हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बुरी तरीके से हिट हुई, और यहाँ पर जो लिक्विडिटी प्रेशर है कि हमारे पास कैश होना चाहिए वो भी बढ़ गया। तो इंश्योरर्स जो हैं वो डिजास्टर्स को अलोन यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी सिंगल कंपनी जो है ऐसे लॉसेस को, ह्यूज लॉसेस को अकेले तो हैंडल कर नहीं सकती, इनको इस रिस्क को ग्लोबली यहाँ पर री इंश्योरेंस यूज कर शेयर करना पड़ता है। तो प्राइमरी इंश्योरर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लोकल शॉपकीपर है, तो ये क्या है, ये है हमारे प्राइमरी इंश्योरर, फाइन। अब यहाँ पर अगर एक री इंश्योरर है तो वो होलसेलर की तरह काम करेगा, और रेट्रोसेशनियर में इंटरनेशनल बैकअप सप्लायर की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। तो अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास में बैलेंस शीट और शॉक वेस्ट एंड लिक्विडिटी क्राइसिस। तो एक सिंगल सीवियर इवेंट 1 in a 100 year फ्लड मेजर मेट्रो एरिया में हुई, जैसे कि मुंबई में, या सुपर साइक्लोन आया जो कि कोस्टल स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है,
तो इंश्योर्ड लॉसेस हमारे 15 से 20% तक हो जाते हैं एक इंश्योरर की एनुअल ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम से इन अ सिंगल क्वार्टर। अब री इंश्योरेंस यहाँ पर एक प्राइमरी डिफेंस की तरह काम करता है, क्योंकि एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी अकेले तो ऐसे शॉक्स हैंडल नहीं कर सकती। सिस्टम रिलाई करेगा एक टीयर्ड स्ट्रक्चर पर। रिटेंशन लिमिट, एक प्राइमरी इंश्योरर जैसे एक शॉपकीपर है, उन्होंने एक प्री इवेंट रिटेंशन लिमिट रखी जो कि खुद से बेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो 10 लाख का लॉस हुआ, 1 लाख का मैंने खुद हैंडल कर लेना है, अब बचा 9 लाख का। फिर होता है सेशन टू री इंश्योरर्स, तो जो लॉसेस हैं यहाँ पर अगर लिमिट से आगे चले गए तो री इंश्योरेंस पार्टनर्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रीटीज के थ्रू इसको सीट करेंगे। एंड देन आपके पास में रेट्रोसेशन आता है, मतलब री इंश्योरर्स जो है वो खुद यहाँ पर प्रोटेक्शन बाई करते हैं। अदर मतलब आपका डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जैसे जीआईसी री है, उसने मान लो ग्लोबल यहाँ पर री इंश्योरेंस कंपनी से अपने लिए इंश्योरेंस प्रोटेक्शन बाई करा, ताकि वो एक एग्रीगेशन ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट से अराउंड द ग्लोब खुद को बचा पाए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर कैसे हुआ, मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो ये कहती है कि भाई 50 करोड़ रुपए मैं खुद से यहाँ पर लॉसेस हैंडल कर लूंगा, तो वो हो गया रिटेंशन। री इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर क्या कहती है, वो कहती है कि अगर लॉसेस 200 करोड़ हो जाते हैं तो पहले 50 करोड़ तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, नेक्स्ट 150 करोड़ रुपए जो है वो री इंश्योरेंस को प्रोवाइड करने हैं। अब रिस्क को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अगर हमें रिस्क को ट्रांसफर करना है तो स्टेप 3 के साथ हम जाएंगे। स्टेप 3 में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम स्टेप 3 में रेट्रोसेशन की तरफ जाएंगे, रिस्क हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। और जब रिस्क हमारा ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास इवन जो री इंश्योरर्स हैं वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो वो बाई करेंगे इंश्योरेंस बिगर ग्लोबल री इंश्योरर से, रिस्क को स्प्रेड करा जाएगा और यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी इंश्योरेंस बाई करती हैं। नेक्स्ट आ जाओ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास सर्वाइवल रूल लगता है। जब डिजास्टर आई कंपनीज क्या कर रहे हैं, क्लेम्स पे कर रहे हैं फास्टर, तो जो रेगुलेटर्स हैं वो यहाँ पर अपने लिक्विड एसेट्स को अलग से रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरर है जिनके टोटल एसेट्स मान लो 10,000 करोड़ के हैं, 10,000 करोड़ का टोटल एसेट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि 1,500 से 2,000 करोड़ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखे गए। क्यों? ताकि यहाँ पर ये इनको क्विकली सेल कर सके, लिक्विडिटी क्राइसिस से खुद को बचा सके। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आसानी से मार्केट में ट्रेड हो जाती है ना, रिस्क कम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में इट्स लाइक कीपिंग इमरजेंसी कैश एट होम, सो इंस्टेड ऑफ लॉकिंग इट इनटू अ लॉन्ग टर्म एफडी जिसको खोलने में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट बन जाता है आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। लिक्विडिटी पता है ना, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास कितने हैं। तो सडन मैसिव कैश आउटफ्लो अगर हो रहा है एक डिजास्टर की वजह से, तो यहाँ पर इनको सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी बफर्स रखने पड़ेंगे। 15 से 20% अपने एसेट्स का इनको हाईली लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है, जिनको ये आसानी से सेल कर पा सकते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस, मतलब इनकी वैल्यू में कोई खास लॉस नहीं होना चाहिए। अंडरराइटिंग, प्राइसिंग एंड मॉडलिंग पोस्ट इवेंट। अब इसको समझते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर अंडरराइटिंग कैसे की जाती है पता है ना आपको। देखो सबसे पहले तो एक हार्डनिंग मार्केट साइकिल पता है क्या होती है, हार्डनिंग मार्केट साइकिल। देखो हार्डनिंग मार्केट साइकिल में आप देखेंगे कि जब कोई बड़ा डिजास्टर आता है तो इंश्योरर्स का पैसा जाएगा उनके हाथ से, री इंश्योरर्स जो है इनको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। इंश्योरर्स के हाथ से तो पैसा गया, ठीक है, और री इंश्योरेंस क्या कर रहे हैं, कंपनीज अपने जो यहाँ पर प्रीमियम्स हैं वो बढ़ा देंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जो रिस्क परसेप्शन है वो हमारा बढ़ जाता है, राइज कर गया, ठीक है। अब क्या होगा इससे, इससे ओवरऑल हम ये देखेंगे कि जो इंश्योरेंस है वो स्ट्रिक्टर हो गया। अब प्रीमियम्स तो हमारे इमीडिएटली बढ़ गए, डिडक्टिबल्स भी हमारे इंक्रीज हो गए और जो अंडरराइटिंग है वो स्ट्रिक्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर साइक्लोन आने से पहले प्रॉपर्टी का जो प्रीमियम था वो 10,000 रुपीज थे, अब सेम प्रॉपर्टी अगर कोई साइक्लोन आ गया और उस पर हमें प्रीमियम पे करना है तो 13,000 से 15,000 तक चला जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल सा जवाब है कि इंश्योरर्स को रियलाइज हो गया कि ये जो एरिया है
जितना उनको पहले रिस्की लग रहा था उससे तो काफी ज्यादा है। तो अगर एक सॉफ्ट मार्केट है तो इंश्योरेंस सस्ता होता है, इजी होता है, इट इज चीप एंड इजी। अगर हमारे पास में यहाँ पर एक हार्ड मार्केट है तो इंश्योरेंस एक्सपेंसिव और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब एक बारी रीड करते हैं थियरी। तो एक मेजर कैटास्ट्रॉफी जो है वो इनवेरिएबली लीड करेगी टू अ हार्ड मार्केट, और जो रीइंश्योरेंस कैपेसिटी है वो काफी स्कार्स हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, फोर्स करती है प्राइमरी इंश्योरर्स को कि वो प्रीमियम रेट्स को इंक्रीज करें, टाइटन करें अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स को, और जो डिडक्टिबल्स हैं उनको इंक्रीज कर दें। तो यहाँ पर ये एग्जांपल आपको दे रखा है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। फिर एडवांसेस इन कैटास्ट्रॉफी मॉडलिंग, यहाँ पर क्या होगा? देखो, पहले जो इंश्योरर्स थे उनको पहले क्या करना है, वो पास्ट डेटा यूज करें, हिस्टोरिकल डेटा यूज करें। अब वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैसे हमारे पास में ना आजकल सैटेलाइट डेटा आता है, रिमोट सेंसिंग डेटा, रियल टाइम डेटा आता है। तो अब यहाँ पर जो बेसिकली कैसा है, मॉडर्न कैट मॉडलिंग की तरह है कि यहाँ पर एक वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम हमारे फाइनेंशियल रिस्क में काम करेगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, जियोलॉजिकल डेटा है, IoT सेंसर इंफॉर्मेशन है, क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शंस हैं। तो हम सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स बना पाते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो बेसिकली अब हम ये नहीं कहेंगे कि जो साइक्लोन है वो 20 साल में एक ही बार होता है पास्ट डेटा यूज कर, रेदर हम ये कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है सीवियर साइक्लोन की वो एवरी ईयर 3% है, जिसमें कि जो लॉस होगा वो 500 CR पोटेंशियल लॉस है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ साइक्लोन इज इक्वल टू 3% पर ईयर विद अ प्रोबेबल लॉस ऑफ 500 CR। क्लियर, समझ में आ गया? तो इट इज लाइक अ मॉडर्न कैट मॉडलिंग फॉर्म, जैसे कि हमारे RMS या फिर एयर है, वर्ल्ड वाइड यूज करेंगे स्टोकेस्टिक अप्रोच को। रीइंश्योरेंस मार्केट डायनामिक्स और ऑल्टरनेटिव कैपिटल के बारे में समझते हैं अब। तो हमारे पास में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इंश्योरेंस रिस्क जो है वो ग्लोबल है, ये आपको पता है। अब मान लो अगर हरिकेन्स आते हैं USA में तो अर्थक्वेक जापान में देखने के लिए मिलते हैं। अगर एल नीनो आता है ब्राजील में तो इंडिया का मानसून इफेक्ट होता है। सो रीइंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो मनी वर्ल्ड वाइड यहाँ पर लूज कर रही हैं। इंडियन इंश्योरर्स भी यहाँ पर इस तरह की हाई रीइंश्योरेंस कॉस्ट फेस करेंगे, क्योंकि ग्लोबली भी हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो ग्लोबल रीइंश्योरर्स क्या करते हैं, इनकी कैपिटल रिड्यूस हो गई तो जो प्रीमियम है इंडियन कोस्टल इंश्योरेंस का वो राइज कर देंगे। तो लोकल प्रीमियम्स केवल इसलिए भी बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास ग्लोबल रीइंश्योरर्स हैं। तो ग्लोबल रीइंश्योरेंस मार्केट यहाँ पर फाइनाइट है। एक सीरीज ऑफ लार्ज लॉसेस ग्लोबली हमारे पास होते हैं जो कि अवेलेबल कैपिटल को श्रिंक कर सकते हैं, मेकिंग इट हार्डर एंड मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडियन इंश्योरर्स कि वो एडिक्वेट प्रोटेक्शन यहाँ पर अपने लिए सिक्योर कर पाए, जिसकी वजह से ज्यादा रिस्क के सीट करते हैं टू अ स्पेशलाइज्ड मार्केट लाइक Lloyd's, लंदन एंड बर्मुडा। सो बेसिकली अब आप आगे देखेंगे कि हमारे पास इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज होती हैं। ये कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्चुअली सिंपल होती हैं बट देखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती हैं। तो समझो, एक नॉर्मल बॉन्ड होता है, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलता है और जब बॉन्ड मैच्योर होता है तो प्रीमियम भी साथ में मिल जाता है, राइट। बट अब आप यहाँ पर आ जाओ आपके थोड़ी आगे की चीजों में। तो हमारे पास में यहाँ पर कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे काम कर रही हैं, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट तो मिल रहा है लेकिन केवल कब मिल रहा है, जब डिजास्टर अक्कर हो रही है। तो अपने सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को यहाँ पर डाइवर्सिफाई करने के लिए इंश्योरर्स और सॉवरेन्स मतलब गवर्नमेंट्स कैपिटल मार्केट्स को टर्न करते हैं। तो कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स जो है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है। ये बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं बाय एन इंश्योरर या गवर्नमेंट, जहां पर रीपेमेंट प्रिंसिपल और कूपन पेमेंट्स की कंटिजेंट होती है स्पेसिफिक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में नॉट अक्करिंग। तो अगर इवेंट यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड का, ये आता है तो इन्वेस्टर्स फोरफीट करते हैं अपनी कैपिटल, जिसको वो यूज कर क्लेम्स पे करते हैं। और यहाँ पर जो इंश्योरेंस रिस्क है वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? तो हमारे पास में हुआ क्या, इन्वेस्टर ये बैक करें कि कोई डिजास्टर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्यों खरीद रहे हैं, हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स। और इंश्योरर्स जो हैं वो यहाँ पर इन्हें क्यों इशू करते हैं, ताकि जो रिस्क है
कैपिटल मार्केट में ट्रांसफर करें, ना कि केवल री इंश्योरर्स के पास में। क्लियर है? तो हमारे पास में कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स कौन से हैं? जहां पर इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलेगा ओनली इफ डिजास्टर डज नॉट अकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हमारे पास में यहाँ पर पैंडेमिक्स आर यूनिकली कोरिलेटेड ग्लोबल शॉक। अब आपको पता है कोविड-19 आया था, तो ये जो पैंडेमिक रिस्क होता है ये काफी यूनिक होता है। ठीक है, अभी मेरी एज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 3 डिकेड्स में पहला एक ही पैंडेमिक आया कोविड-19 का। तो जो नेचुरल डिजास्टर हैं लोकल और शॉर्ट टर्म होती हैं, earthquakes वगैरह वी हैव सीन many times in our life, we have even experienced them, but talking about the pandemic, कोविड-19 आया, ग्लोबल था, लॉन्ग लास्टिंग था। ठीक है, हर एक कोई अफेक्ट हुआ, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई। तो पैंडेमिक यहाँ पर कोई एक वेव तो आई नहीं थी, आपको भी याद होगा, कॉन्टिन्यूस प्रेशर बना रहा था एंटायर सिस्टम पर। तो यहाँ पर हेल्थ और लाइफ क्लेम्स की अगर हम बात करें तो जब कोविड यहाँ पर आया तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन में जाना, बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन फेस करना पड़ा, राइट। लाइफ इंश्योरेंस पे आउट जो थे वो भी बढ़ गए। तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा आईसीयू स्टे हुआ तो क्लेम साइज भी हायर हो गया। अब बिजनेस इंटरप्शन प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे बिजनेसेस जो थे वो लॉसेस क्लेम कर रहे थे ड्यू टू लॉकडाउन, लेकिन जो पॉलिसीज थी वो केवल फिजिकल डैमेज की बात कर रही थी। तो एक लीगल डिस्प्यूट्स यहाँ पर देखे गए बिजनेसेस और इंश्योरर्स के बीच में। तो जैसे रेस्टोरेंट्स क्लोज डाउन हुए लॉकडाउन के टाइम पर, फिजिकल डैमेज नहीं हुआ था लेकिन बिल्डिंग को, तो इंश्योरर्स ने डिनाई कर दिया कि कोई भी क्लेम वो पे नहीं करेंगे और यहाँ पर जो लीगल फाइट थी वो शुरू हो जाती है। तो अब आप देखेंगे ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस भी हुए। तो कोविड-19 में जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने काम करना शुरू किया घर से। ठीक है, कॉल सेंटर्स ओवरलोड हो गए, क्लेम प्रोसेसिंग जो थी वो डिलेड थी। तो यहाँ पर हमारे पास में इस तरह की पैंडेमिक डिस्ट्रप्शन हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ में फेस तो कर ही ली है, राइट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक पैंडेमिक कोविड-19 की तरह फंडामेंटली डिफरेंट होता है किसी भी टिपिकल कैटास्ट्रॉफी से। ये स्लो मूविंग होता है, ग्लोबली कोरिलेटेड होता है, मल्टी फैक्टर शॉक्स यहाँ पर लगते हैं और स्ट्रेस करते हैं एवरी फेसेट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम चेन साइमल्टेनियसली। तो एडवर्स मल्टी फ्रंट इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा हेल्थ और लाइफ क्लेम्स। तो जो मोस्ट डायरेक्ट इंपैक्ट है वो मॉर्बिडिटी पर होता है, हेल्थ क्लेम्स के ऊपर होता है, मोर्टेलिटी यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स पर होता है। तो कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो एक ड्रामेटिक स्पाइक दिखाता है, दोनों ही एवरेज साइज जो है हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम का वो भी बढ़ा और हमारे पास में यहाँ पर स्पेशलाइज्ड केयर एंड लॉन्गर स्टेज भी देखने के लिए मिले। फिर आता है बिजनेस इंटरप्शन एंड लीगल चैलेंजेस। तो ग्लोबली जो पैंडेमिक था इसने इंटेंस लीगल डिस्प्यूट्स को ट्रिगर किया ओवर अवर बिजनेस इंटरप्शन। तो हमने देखा कि जो ज्यादातर पॉलिसीज थी ये एक्सक्लूजन लेकर चल रही थी वायरस के लिए, फिजिकल डैमेजेस के लिए। ठीक है, बेसिकली फिजिकल डैमेजेस को इंक्लूड कर रही थी केवल। तो इसकी वजह से एक क्लेम यहाँ पर ट्रिगर हुआ और थाउजेंड्स ऑफ लॉसूट्स हुए, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल डैमेज इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने फेस किया। ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन में मैंने बताया लॉकडाउन और रिमोट वर्क जो थे इन्होंने सीवियरली टेस्ट किया ऑपरेशनल कॉन्टिन्यूटी। इंश्योरर्स फेस कर रहे थे चैलेंजेस क्लेम्स को प्रोसेस करने में, अंडर राइटिंग, कस्टमर सर्विस। ठीक है, कॉल सेंटर्स अबेंडन हो चुके थे और प्रोसेसिंग टाइम जो था वो डबल हो गया इनिशियल फेजेस में। फिर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रेस। तो मार्केट क्रैश कर गए थे मार्च 2020 में। ठीक है, शार्प फॉल हुआ था इक्विटी मार्केट्स में और डायरेक्टली यहाँ पर इरोड हो गया इंश्योरर्स का कैपिटल बफर। अब सेंट्रल बैंक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी उनकी वैल्यू लॉस हो गई, इंटरेस्ट रेट गिर गए। अब इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे गिर रहे थे इंश्योरर्स बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे थे, जिसमें कि जो इंश्योरर्स थे वो हैवीली लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स पर डिपेंडेंट थे। लोअर रेट्स यहाँ पर लोअर फ्यूचर प्रॉफिट्स हमें दे रहे थे। समझ में आया? तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे पास में जो सेंट्रल बैंक है इंटरेस्ट रेट्स लो रखे, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी गारंटीड प्रोडक्ट्स की कम हो गई। अब आते हैं अनफोर्सीन कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तक हमने समझा कि जो कैटास्ट्रॉफी है इसके बाद में मार्केट्स हार्ड हो गए, प्रीमियम्स राइज हो गए, अंडरराइटिंग टाइटन हुई, री इंश्योरेंस जो है वो कॉस्टली हो जाता है। इंश्योरर्स क्या करते हैं,
वो कैट बॉन्ड्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। पैंडेमिक का इम्पैक्ट ये रहता है कि हेल्थ क्लेम्स और लीगल डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, ऑपरेशन स्लो डाउन हो गए थे एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो था वो भी यहाँ पर सफर कर रहा था। अब नेक्स्ट यहाँ पर अनफोर्सीन कैटलिस्ट क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो हमारे पास में पैंडेमिक से पहले आपने देखा था डिजिटल यूसेज काफी स्मॉल था, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक ये सडन जंप देखा गया। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। तो क्राइसिस जो होते हैं उन्होंने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फोर्स किया कि वो इवॉल्व हो जाए, समझे। तो हमारे पास में अब आप देखेंगे कि जो पैंडेमिक होता है वो इंश्योरेंस को फॉर एवर के लिए चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक्सेलरेटेड डिजिटल अडॉप्शन समझते हैं। एक्सेलरेटेड डिजिटल अडॉप्शन में अब कोविड-19 आया था, है ना। तो यहाँ पर कोविड-19 से पहले जो इंश्योरेंस था वो पूरा का पूरा काम आप कहेंगे 70% 80% तो आपका फिजिकली था। एजेंट्स कस्टमर से मिलते थे, पेपर फॉर्म्स होते थे, मैनुअल केवाईसी होती थी। फिर लॉकडाउन हुआ, फिजिकल मीटिंग्स बंद हो गई, इंश्योरर शिफ्ट कर गए ई केवाईसी, ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग, टैली अंडरराइटिंग और एआई क्लेम असेसमेंट की तरफ। सो बेसिकली कस्टमर्स अब यहाँ पर ब्रांचेस विजिट नहीं कर रहे हैं पॉलिसी बाई करने के लिए, रेदर क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं और उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं। और ये इसी वजह से जो डिजिटल बिजनेस है इसमें यहाँ पर एक शार्प जंप देखने के लिए मिला। तो पैंडेमिक ने जो 5 साल की डिजिटल ग्रोथ होती ना हमारी, उसको 1 साल में ही कंप्रेस कर कर हमारे हाथ में दे दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर तो हमारे पास में जो पैंडेमिक है वो एक पावरफुल कैटलिस्ट की तरह काम करता है डिजिटलाइजेशन में। यूज ऑफ ई केवाईसी, कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए, टैली अंडरराइटिंग के लिए, एआई बेस्ड क्लेम असेसमेंट के लिए सर्च कर जाता है। 2021 में 50% से ज्यादा जो न्यू बिजनेस हैं बहुत सारे इंश्योरर्स के लिए वो जनरेट करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन चैनल्स, और ये 5 फोल्ड इंक्रीज होता है फ्रॉम प्री पैंडेमिक लेवल्स। फिर आता है प्रोडक्ट इनोवेशन एंड लेटेंट डिमांड। तो जो क्राइसिस है इसने एक वास्ट अनमेट डिमांड हमारे सिंपल एक्सेसिबल हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए दिखाई। तो एडा का जो मैंडेट था वो क्या था कि भाई कोरोना कवच लेकर आएंगे और कोरोना रक्षक लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज अफोर्डेबल इवेंट ड्रिवन प्रोडक्ट्स रहेंगे और एक मेजर सक्सेस ये बने, डिमॉन्स्ट्रेट करा इन्होंने पोटेंशियल पैरामीट्रिक और माइक्रो इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए। तो बेसिकली कोविड-19 ने क्या दिखाया कि लोगों को सिंपल अफोर्डेबल क्विक हेल्थ प्रोटेक्शन चाहिए। एडाई ने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स निकाले, कोरोना कवच, कोरोना रक्षक। अब यहाँ पर इजी टर्म्स थी, अफोर्डेबल प्रीमियम्स थे, इवेंट बेस्ड पे आउट थे। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंस जो था उससे हम हट गए, एक सिंपल रेडीमेड कोविड पॉलिसी जैसे लेकर आए। तो यहाँ पर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस का ट्रेंड बढ़ गया। पैरामीट्रिक लॉजिक क्या है, मान लो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो फिक्स पे आउट कर दिया जाएगा, तो क्लेम इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत लंबी नहीं जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टेटस क्या है इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल का। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। कोविड के बाद में इंडस्ट्री जो थी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसने रियलाइज करा कि भाई पैंडेमिक रिस्क जो है वो टू बिग है फॉर वन इंश्योरर, एक इंश्योरेंस कंपनी अकेले तो झेल नहीं सकती। सो प्रपोजल आया कि एक पैंडेमिक रिस्क पूल बनाओ जिसकी कैपेसिटी अराउंड 75,000 करोड़ रखो और एमएसएमई बिजनेस इंटरप्शन के ऊपर फोकस करो। तो एक कॉमन इमरजेंसी फंड की तरह इसे बनाया गया, लेकिन अभी भी स्टॉल्ड है, इस पर काम तो खैर नहीं हुआ। इंडिया में सोचते हम बहुत कुछ करते हम बहुत कम है। तो यहाँ पर अभी तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला चल रहा है, दैट दे ब्रॉट दिस रोबोट एंड ऑल। तो गलगोटिया कॉलेज था एक, और फिर एक यूनिवर्सिटी आई। तो कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज था, तो उन्होंने थोड़ा लालच में एक यूनिवर्सिटी शुरू करी, अब वो लालच उनको डुबा रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पर एक हमारे पास में एडाई वर्किंग ग्रुप था जिन्होंने एक इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल शुरू करा है, कैपेसिटी 75,000 करोड़ की, ताकि बिजनेस इंटरप्शन लॉसेस जो है एमएसएमई के लिए कवर किए जाए। करेंट स्टेटस क्या है, स्टॉल्ड है, अभी तक ऑपरेशनलाइज तो हुआ नहीं है। की हर्डल्स क्या है इसमें, प्राइसिंग डिफिकल्टी, गवर्नमेंट बैकस्टॉप, ग्लोबल कंसेंसस, ये सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं। मतलब देखो, सबसे पहले कोई पास डेटा ही नहीं है इनके पास, पैंडेमिक्स रेयर होते हैं, एक्चुअलीज जो है वो इजीली प्रीमियम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। दूसरा, लॉसेस जो हैं वो पूल की कैपेसिटी को एक्सीड कर जाते हैं, बहुत बार बड़े लॉसेस हैं। पूल 75,000 करोड़ का बनाया, 1 लाख करोड़ का लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। अब ये फिस्कल बर्डन बना देगा गवर्नमेंट के ऊपर, फिस्कल डेफिसिट कोई नहीं दिखाना चाहता। री इंश्योरर्स यहाँ पर हेजिटेंट हैं।
पैंडेमिक यहाँ पर पूरी जो दुनिया है उसको सेम टाइम पर क्या करता है, हिट कर देता है। तो रीइंश्योरर्स प्रीफर करते हैं डाइवर्सिफाइड रिस्क को, ना कि ग्लोबल साइमल्टेनियस लॉसेस। क्लियर है? तो यहाँ पर अब आप इसको रीड कर सकते हैं एक बार चाहे तो पॉज करके। स्ट्रैटेजिक एंड रेगुलेटरी रेजिलियंस मेजर्स, तो क्या क्या हमने यहाँ पर मेजर्स लिए ताकि इससे खुद को बचा पाए। तो कैसे इंश्योरर्स और रेगुलेटर्स अडेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वी आर स्टडिंग इट दिस वे, अदरवाइज थोड़ा आसानी से भी पढ़ लेते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव है, यू हैव टू राइट इट। और बहुत बार सुनी हुई बातें ज्यादा जल्दी याद आ जाती हैं रेदर देन यहाँ पर, ठीक है, कुछ और हम लोग तरीके अपनाएं। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो अर्लियर सॉल्वेंसी रूल था, इसमें हम 150% सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करने की बात थी। अब लीडिंग इंश्योरर्स जो है वो एडवांस रिस्क मॉडल्स यूज करने लग गए, तो इन्होंने सिमुलेशन किया एक्सट्रीम सिनेरियोस का, जैसे मार्केट क्रैश हो गया, अगर पैंडेमिक्स आ गए, साइक्लोन हो गया, क्रेडिट डिफॉल्ट होने लग गए, तो कितना कैपिटल हमें सच में चाहिए ताकि सर्वाइव कर पाए। तो यहाँ पर अब हम फिक्स्ड लिमिट नहीं लेकर चलते हैं। इंश्योरर्स क्या करते हैं, वो अपना जो जीपीएस नेविगेशन है उसको यूज कर कर एडजस्ट करते हैं अपनी स्पीड को बेस्ड ऑन कितना रिस्क है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एस्केलेटिंग रिस्क थे इंश्योरर्स और रेगुलेटर्स के लिए, अब इनकी अप्रोच रिस्क मैनेजमेंट और सुपरविजन की तरफ आ गई इन शॉर्ट। तो इंश्योरर्स की स्ट्रेटेजी क्या है फॉर अ वॉलेटाइल वर्ल्ड? सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि अब हम यहाँ पर सभी के सभी एग्स एक बास्केट में नहीं रखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू पुट ऑल अवर एग्स इन द सेम बास्केट, सो इंश्योरर्स आर अवॉइडिंग पुटिंग ऑल रिस्क इन वन प्लेस। 3 तरह के डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई, ज्योग्राफिक, प्रोडक्ट और री इंश्योरेंस स्ट्रक्चर। थोड़ा समझते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले इसे देखो, जो लीडिंग इंश्योरर्स हैं अब वो यहाँ पर स्टैटिक फैक्टर बेस्ड सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट से आगे बढ़े। यहाँ पर अब ये डायनेमिक रिस्क बेस्ड मॉडल्स यूज करने लग गए सॉल्वेंसी 2 की तरफ। अब ये जो फ्रेमवर्क है इसमें इंटरनल मॉडल्स यूज किए जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेस टेस्ट किए जाते हैं मार्केट्स के अक्रॉस, क्रेडिट, ऑपरेशनल, कैटास्ट्रॉफी लॉस क्या हो सकते हैं, ताकि ट्रू इकोनॉमिक कैपिटल पता चल पाए। स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन में अब ये रिस्क और कंसंट्रेशन को खत्म कर रहे हैं, सारा रिस्क एक जगह नहीं आएगा। ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और री इंश्योरेंस डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मॉनसून रिस्क इंडिया में हाई है तो एक्सपेंड करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में भी। तो यहाँ पर साइबर इंश्योरेंस को, ठीक है, प्रोडक्ट में अगर समझें तो साइबर इंश्योरेंस भी लेकर चलेंगे, एग्रीटैक भी लेकर चलेंगे और नीशे कवर्स भी प्रोवाइड करेंगे। री इंश्योरेंस स्ट्रक्चर में मिक्स यूज करेंगे प्रेपोर्शनल कवर का, प्रेपोर्शनल कवर मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में समझाया था, एक्सेस ऑफ लॉस का और पैरामीट्रिक कवर का। तो डाइवर्सिफिकेशन कंसंट्रेशन रिस्क को रिड्यूस कर रही है और रेगुलेटरी सपोर्ट हमारे पास क्राइसिस के टाइम पर देखने के लिए भी मिल जाता है। तो अब आगे देखते हैं प्रोएक्टिव रेगुलेटरी इंटरवेंशंस। प्रोएक्टिव रेगुलेटरी इंटरवेंशन में क्या होगा, यहाँ पर एक एग्जांपल से समझना, जो एक्सटेंडेड प्रीमियम्स की डेडलाइंस थी, ठीक है, यहाँ पर जो प्रीमियम की डेडलाइंस थी उनको हम एक्सटेंड करते चले गए। तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक रेगुलेटर्स लाइक एडाई डेमोन्स्ट्रेटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इन्होंने प्रीमियम पेमेंट डेडलाइंस को एक्सटेंड करा। डेफरल्स यहाँ पर सॉल्वेंसी फाइलिंग्स में, ठीक है, जो हो रहे थे, सॉल्वेंसी फाइलिंग आपको करनी है कि भाई एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, उसको इतना सॉल्वेंसी मार्जिन नहीं मेंटेन कर पा रही, उसको भी हमने थोड़ा डेफर कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया और इंडस्ट्री को ऑपरेशनल ब्रीदिंग रूम प्रोवाइड किया। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो प्रीमियम की डेट 10 तारीख है, ठीक है यार 20 तारीख तक वेट कर लो या अगले महीने की 10 तक और वेट कर लो, इंश्योरर्स को ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस दो, वो ऑपरेट कर पाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैसे समझ सकते हैं, देखो जैसे कि जो रेगुलेटर्स हैं अब वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा डिजाइन करा हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिस्टमिक रिस्क के लिए। सो सम रिस्क कैसे होते हैं, दे आर टू यहाँ पर लार्ज या टू बिग कि भाई पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गिरा सकते हैं। तो ऐसे रिस्क को हमें रिकॉग्नाइज करना था, जैसे पैंडेमिक या क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत बड़े हैं, प्राइवेट मार्केट अकेला यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता है, रेगुलेटर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं। तो एक पैंडेमिक पूल की जैसे बात की गई, ज्वाइंट गवर्नमेंट इंडस्ट्री फंड की कि भाई अंडर राइट करेंगे फ्यूचर पैंडेमिक रिलेटेड बिजनेस इंटरप्शन रिस्क को, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर एक मॉडल होता है सिमिलर पूल्स का टेररिज्म और न्यूक्लियर रिस्क को लेकर भी, राइट, न्यूक्लियर वॉर भी तो हो सकता ही है। तो फोकस हम यहाँ पर ऑन क्लाइमेट फाइनेंशियल लिंकेजेस,
रेगुलेटर्स अब ध्यान रख रहे हैं कि इंश्योरेंस जो हैं वो असेस करें और बताएं कि क्लाइमेट चेंज से कितना रिस्क वो फेस कर रहे हैं और फ्रेमवर्क यहाँ पर लेकर आए। जैसे कि यहाँ पर रेगुलेटर्स ने टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर लेकर आए, जिसमें स्ट्रेस टेस्टिंग जो की जा रही है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज की और अंडरराइटिंग की जा रही है अगेंस्ट वेरियस वार्मिंग सिनेरियो, जैसे टेम्परेचर बहुत हाई हो गया +2 डिग्री या फिर +4 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास में यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होगा, एग्रीकल्चर बिजनेस और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो अफेक्ट होंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफएमसीजी सेक्टर, तो उसके लिए हमें क्या करना है। एक एग्जांपल है ये तो केवल। एमर्जिंग रिस्क एंड थीमेटिक डीप डाइव्स, नेविगेटिंग द फ्यूचर रिस्क लैंडस्केप। अब इससे समझना, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से आगे की तरफ हमें बढ़ना है। तो अभी एमर्जिंग रिस्क क्या क्या है, क्लाइमेट फाइनेंशियल नेक्सस। सो क्लाइमेट चेंज जो है वो अब एक केवल इंश्योरेंस की प्रॉब्लम तो बची नहीं है। अर्लियर यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क का मतलब था ज्यादा फ्लड्स आने, ज्यादा साइक्लोन्स आने, ज्यादा क्लेम्स आने। अब ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इशू भी बन चुका है। इंश्योरर्स क्लाइमेट रिस्क यहाँ पर फेस करते हैं फिजिकल रिस्क की तरफ भी, मतलब अंडरराइटिंग साइड कि साइक्लोन डैमेज कर देगा हाउसेस को या फ्लड्स जो है वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेंगी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी क्लेम, एग्रीकल्चर लॉसेस यहाँ पर ज्यादा होने लगेंगे। सिमिलरली जो नेचुरल डैमेजेस होती हैं वो इंश्योर्ड एसेट्स को भी यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन रिस्क हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट साइड में। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ईवी पॉलिसीज को पुश कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, कोल कंपनीज अपनी वैल्यू लूज करते जा रहे हैं। तो अगर इंश्योरर इन्वेस्ट कर देगा कोल कंपनी के स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर जाएगी और ये स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाते थे। सो फिजिकल रिस्क जो था वो क्लेम्स को हिट कर रहा था और ट्रांजिशन रिस्क जो है वो इन्वेस्टमेंट को हिट कर रहा है। तो अब हम मैक्रो इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफिक रिस्क से एक न्यू फ्रंटियर की तरफ जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड रैपिडली इवॉल्विंग थ्रेट्स की तरफ। प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट जो होगा वो पैरामाउंट है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। तो क्लाइमेट फाइनेंशियल नेक्सस में रिस्क ट्रांसफर किया जाएगा सिस्टम, इससे हम सिस्टमिक मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज अब यहाँ पर ट्रांसेंड कर रहा है बीइंग अ मियर अंडरराइटिंग रिस्क टू अ सिस्टमैटिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इशू। इंश्योरेंस इंडस्ट्री अब यहाँ पर एपी सेंटर बन गई है शिफ्ट की। प्रेशर हम रेगुलेटर्स से, इन्वेस्टर्स से और सोसाइटी से फेस करते हैं। तो इंश्योरर्स एक्सपोज्ड हैं दोनों साइड्स में। फिजिकल रिस्क जैसे मैंने बताया डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एसेट्स पर होगा, क्रोनिक चेंजेस हो जाएंगे। तो अंडरराइटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट होगी प्रॉपर्टीज में और एग्रीकल्चर लाइंस में। ट्रांजिशन में यहाँ पर रिस्क क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हम लो कार्बन इकोनॉमी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे राइज हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ रहा है, मार्केट सेंटीमेंट शिफ्ट हो रहा है, डिवैल्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि यहाँ पर आपका कोल या फिर गैस है। तो स्टैंडर्ड एसेट जो है वो एक इंश्योरर के पोर्टफोलियो में ये बनाते थे पहले। फिर ये रेगुलेटरी इंपैरेटिव और डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं। तो रेगुलेटरी पुश एंड डिस्क्लोजर में आप देखेंगे कि जो रेगुलेटर्स हैं वो इंश्योरर्स से पूछते हैं कि कैसे आपका बिजनेस सरवाइव करेगा क्लाइमेट इन सिनेरियोस को। फॉर एग्जांपल 2 डिग्री यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कंट्रोल्ड ट्रांजिशन, लेकिन अगर 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो सीवियर क्लाइमेट चेंज होंगे। इंश्योरर्स यहाँ पर स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर भी और इंश्योरेंस बुक्स के ऊपर भी। सिंपल है, समझ में आ गया। तो रेगुलेटरी बॉडीज जो होती हैं ग्लोबली वो यहाँ पर फ्रेमवर्क्स लेकर आ रही है, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जो स्टैंडर्ड हो गया है। यहाँ पर इंश्योरेंस को सोफिस्टिकेटेड सिनेरियो एनालिसिस करनी है, स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है, अंडरराइटिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज वगैरह चेक करनी है। ग्रीन अंडरराइटिंग, नाउ व्हाट इज ग्रीन अंडरराइटिंग। देखो यहाँ पर अब हम केवल रिस्क प्राइसिंग नहीं करेंगे, रेदर यहाँ पर अपने बिहेवियर को भी इंश्योरेंस कंपनीज चेंज करने की कोशिश करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो प्रीमियम लो होगा, अगर सोलार होम है तो डिस्काउंट दिया जाएगा, अगर ग्रीन बिल्डिंग्स हैं तो यहाँ पर हम कम क्या कर रहे हैं, अपने पास में जो इंश्योरेंस है वो चीपर देंगे। तो जो प्राइसिंग है वो एक क्लाइमेट पॉलिसी टूल की तरह बन गया। इंश्योरेंस जो है वो केवल अब रिस्क को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा अकेले, ये यहाँ पर सस्टेनेबल बिहेवियर को भी गाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस अब रिस्क असेसमेंट से रिस्क मिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन अंडरराइटिंग कर रहे हैं,
प्राइसिंग एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है ताकि इंसेंटिवाइज करें सस्टेनेबल बिहेवियर, ऑफर करें प्रीमियम डिस्काउंट्स फॉर प्रॉपर्टीज लाइक एलईडी सर्टिफिकेशन, होम्स इक्विप्ड विद सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट ट्रांजिशन की तरफ। नेक्स्ट है साइबर कैटास्ट्रॉफी, द थ्रेट ऑफ डिजिटल डोमिनोज। तो पहले क्या था, साइबर रिस्क बहुत छोटे होते थे लेकिन अब सिस्टमिक हो चुके हैं। टू मच अगर डिपेंडेंस रहेगी हमारे फ्यू क्लाइमेट प्रोवाइडर्स के ऊपर, क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर, क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, तो मान लो एक ग्लोबल क्लाउड सर्वर है वो शट डाउन हो गया, बैंक्स रुक जाएंगे, ई कॉमर्स रुक जाएगा, इंश्योरेंस पोर्टल्स रुक जाएंगे, तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज यहाँ पर बिजनेस इंटरप्शन क्लेम करेंगी। ये कहलाता है एग्रीगेशन रिस्क, कि एक फेलियर हुआ और बहुत सारे लॉसेस एक ही टाइम पर हुए। अब एक साइलेंट साइबर प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है। तो कुछ ट्रेडिशनल पॉलिसीज जो हैं वो क्लियरली साइबर रिस्क को मेंशन नहीं करती। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी पॉलिसी कुछ भी यहाँ पर साइबर अटैक्स को मेंशन नहीं कर रही, तो क्या इंश्योरर कॉस्ट पे करेंगे या नहीं करेंगे? अब ये यहाँ पर साइलेंट साइबर कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक साइबर इवेंट हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ लॉ सूट्स जो है वो इंश्योरर के रास्ते में आएंगे और रेगुलेटर्स को, इंश्योरर्स को यहाँ पर पुश करना होगा, ठीक है, कि इसको कवर करना है या नहीं करना। समझ में आया इतना? पहले से रीड कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी कंसर्न है वो एग्रीगेशन रिस्क है। यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी हैवी रिलायंस रखती है फ्यू डोमिनेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे AWS अमेज़न का है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, गूगल क्लाउड है। तो एक सक्सेसफुल सस्टेन्ड अटैक अगर यहाँ पर हो गया तो थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस और बेटर से लैक्स ऑफ बिजनेसेस अफेक्ट हो जाएंगे, जिसमें कि इंश्योरर्स खुद भी अफेक्ट होंगे और यहाँ पर उनके क्लाइंट्स अफेक्ट होंगे और एक कास्केड बिजनेस इंटरप्शन का सामने आएगा, लायबिलिटी क्लेम्स देखे जाएंगे, पोटेंशियल एग्रीगेट लॉसेस यहाँ पर 10 से 20 मिलियन डॉलर तक बढ़ जाएंगे एक सिंगल इवेंट से। साइलेंट साइबर चैलेंज में जैसा मैंने बताया कि साइलेंट साइबर या नॉन अफर्मेटिव कवरेज, ठीक है, एक्सप्लिसिटली चीजें नहीं लिखी हुई है, ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी या लायबिलिटी पॉलिसीज एक्सप्लिसिटली इसको इंक्लूड नहीं कर रही थी या फिर एक्सक्लूड कर रही थी। तो एम्बिग्यूटी से क्या होगा, इमेंस अनसर्टेनिटी आ जाएगी और ये यहाँ पर एक एक्सटेंसिव लिटिगेशन की तरफ हमें ले जाते हैं फॉलोइंग अ मेजर साइबर इवेंट। रेगुलेटर्स अब पुश करेंगे इंडस्ट्री को कि वो अफर्मेटिव कवरेज यहाँ पर प्रोवाइड करें, क्लियरली डिफाइन करेंगे बाउंड्रीज हमारी साइबर पॉलिसीज की। नेक्स्ट आता है AI एथिक्स एंड एल्गोरिथमिक अंडरराइटिंग। तो AI हेल्प करता है इंश्योरर्स को कि वो प्राइस जो है वो यहाँ पर फास्टर करें और यहाँ पर एथिकल रिस्क भी सामने आएगा। डिजिटल रेड लाइनिंग, ठीक है, अगर एक AI पास डेटा से कुछ चीजें लर्न कर जाता है तो ये हायर प्रीमियम यहाँ पर सर्टेन लोकेशंस पर लगाएगा। फॉर एग्जांपल पोस्टल कोड को अगर एक इनपुट की तरह यूज किया गया बट अब वो एरिया जो है वो लो इनकम पॉपुलेशन शो करता है, तो अनफेयर प्राइसिंग होगी बिना एक्सप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन के। तो एल्गोरिथम जो है वो बायस्ड हो सकती है विदाउट इंटेंशन और एक्सप्लेनेबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगी फिर। तो रेगुलेटर्स ये बोलते हैं कि जो इंश्योरर्स हैं वो डिमांड यहाँ पर एक्सप्लेन करें, क्या करें कि भाई ये प्रीमियम क्यों चार्ज किया इतना हाई और क्लेम को क्यों रिजेक्ट किया। तो कोई भी ब्लैक बॉक्स डिसीजन यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो AI और ML हम अपनी अंडरराइटिंग और प्राइसिंग में लेकर तो आ रहे हैं, एफिशिएंसी गेन्स भी है, लेकिन यहाँ पर प्रोफाउंड एथिकल और रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट रिस्क है जो कि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम की तरफ आएगा, ट्रेन्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, इनएडवर्टेंटली यहाँ पर परपेचुएट करेंगे या इवन एम्पलीफाई करेंगे एग्जिस्टिंग सोसाइटल बाइसेस, जिसकी वजह से एक प्रॉक्सी डिस्क्रिमिनेशन होगा या डिजिटल रेड लाइनिंग आएगी, जैसे मैंने अभी बताया था, जहां पर जो प्राइसिंग है, ठीक है, ये कवरेज डिसीजंस हमारे अनफेयरली डिसएडवांटेज करेंगे इंडिविजुअल्स को प्रॉक्सीज के ऊपर प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे रेस, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की तरफ। तो पोस्टल कोड जैसे यूज किए गए प्रॉक्सी फॉर रेस, पुश फॉर एक्सप्लेनेबिलिटी। तो यहाँ पर रेगुलेटर्स क्या बोलेंगे, फेयरनेस डिमांड करेंगे और एक्सप्लेनेबिलिटी AI मॉडल्स में इंश्योरर्स को यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर आपने क्यों ऐसा किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि एल्गोरिथम्स जो हैं वो इंस्ट्रक्टेबल नहीं है,
ठीक है, ब्लैक बॉक्सेस की तरह। तो ये बेसिकली क्या होगा, एक्सप्लेन करेंगे रेगुलेटर्स और कस्टमर्स को कि कैसे और क्यों अंडरराइटिंग या प्राइसिंग डिसीजंस होते हैं। इंश्योर करना है कि जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल हो। डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड लॉन्गेविटी इकोनॉमी। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे पास में जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, एन्युटी पे आउट जो है वो भी बढ़ जाते हैं। इसको एक ग्राफ से समझाती हूँ मैं आपको कि ऐसा कैसे होता है। अब ये क्या है, देखो, अगर एक्स एक्सिस पर हमारे पास में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इयर्स हो और एक्सपेक्टेड एन्युटी पे आउट ड्यूरेशन जो है, एक्सपेक्टेड एन्युटी पे आउट ड्यूरेशन हमारे पास वाई में हो, ठीक है, और यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर जो हमारे पे आउट्स हैं, एन्युटी पे आउट्स, वो भी बढ़ते चले जाएंगे। सो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो, पेंशन्स वगैरह का आपको पता है ना, पेंशन्स में हमारे पास एन्युटी पेमेंट्स भी होती हैं रेगुलरली, तो वो हमें करनी पड़ती हैं। सो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर इंश्योरर अज्यूम करेगा कि एवरेज लाइफ 70 साल की है, लेकिन लोग अब 80 साल जीने लग गए, तो इंश्योरर को पेंशन यहाँ पर 10 एक्स्ट्रा साल के लिए देना पड़ेगा, लॉन्गेविटी रिस्क को। अब ये भी दो तरह के हैं, एक है मोर्टेलिटी और एक है लॉन्गेविटी। मोर्टेलिटी में क्या है, लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड से जल्दी डेथ हो गई उनकी, तो ये आपके एन्युटी बिजनेसेस के लिए अच्छा माना जाएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लिए बुरा माना जाएगा। लॉन्गेटिविटी रिस्क में लोग यहाँ पर लंबा जी गए देन एक्सपेक्टेड, तो सोसाइटी के लिए अच्छा है, लेकिन एन्युटी इंश्योरर्स के लिए खराब है। सो अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो एन्युटी मार्केट है ये इंडिया में क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो राइज कर रही है 75 इयर्स की तरफ, और लोग अब रिटायरमेंट इनकम चाहते हैं। एन्युटी मार्केट यहाँ पर मैसिवली ग्रो करेगा। तो पहले तो लोग अपनी ज्वाइंट फैमिलीज के ऊपर डिपेंडेंट थे इंडिया में, अब ये पेंशन प्रोडक्ट्स डिमांड करने लग गए हैं। अब क्योंकि पेंशन प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, तो इंश्योरर्स ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये मोरालिटी रिस्क क्या है कि अर्लियर डेथ हो गई देन एक्सपेक्टेड, और लॉन्गेटिविटी में क्या है कि यहाँ पर ये लंबा जी गए, जिसकी वजह से जो पेंशन है वो लंबे समय के लिए पे की जानी होगी, ठीक है। ग्रोथ की बात जैसा कि मैंने बताया, एन्युटी मार्केट अब हमारा यहाँ पर $10 ट्रिलियन इन एसेट अंडर मैनेजमेंट की तरफ ड्रॉ करने की बात है, तो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ फैक्टर बन जाएगा लाइफ इंश्योरेंस के लिए, जो कि इफेक्टिवली मैनेज करेंगे लॉन्गेटिविटी रिस्क को। देन यहाँ पर इवॉल्विंग सोशियो इकोनॉमिक मैंडेट ऑफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पर किस तरीके से जो हमारा बेसिकली पूरा का पूरा ये मैंडेट है वो इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पर अल्टीमेटली जो रोल है इंश्योरेंस का वो इसके फाइनेंशियल फंक्शन की तरफ गया, तो एक फंडामेंटल पिलर बन गया ये सोशल रेजिलियंस का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और एक प्रोग्रेसिव रिस्क कल्चर हमें देखने के लिए मिला। तो अब हम सक्सेसफुली फुलफिल कर रहे हैं इस ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक मैंडेट को। तो अब आप देखेंगे अल्टीमेटेड मैक्रो स्टेबलाइजर मोस्ट टेंजिबल फॉर्म में इंश्योरेंस जो है वो एक रैपिड रिस्पांस की तरह काम कर रहा है, और 2023 की अकेले बात करें तो जो डिजास्टर क्लेम पे आउट थे वो आपके 18,000 करोड़ से ज्यादा के थे। तो कैपिटल इंजेक्शन डिलीवर्ड फार मोर क्विकली देन गवर्नमेंट का जो रिलीफ प्रोग्राम मिल रहा था, और यहाँ पर जो कोलैप्स हो जाता स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइजेस का वो बच गया, फैमिलीज अपनी लाइफ दोबारा रीबिल्ड कर पाई, और इंडस्ट्री का क्रिटिकल रोल देखा गया, एक एक्सीलरेटर की तरह काम किया फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो ये पावरफुल टूल बन गया पॉवर्टी एलिवेशन से, पॉवर्टी को एलिमिनेट कर रहा था। माइक्रो इंश्योरेंस, लो प्रीमियम सिंपल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर पैरामीट्रिक ट्रिगर्स, तो पे आउट यहाँ पर जैसे रिकॉर्डेड लेवल ऑफ फॉल के थ्रू मिल रही है, रेदर देन की कॉम्प्लेक्स लॉस असेसमेंट हम कर रहे हैं। ये भी इंस्ट्रूमेंटल हुआ। 2024 तक हमने देखा कि जो माइक्रो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ये अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ एलिजिबल रूरल हाउसहोल्ड्स पहुंची। तो यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो थे वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हेल्थ इमरजेंसी या क्रॉप डैमेज होने की वजह से। एक अनेबलर हुआ पॉजिटिव रिस्क कल्चर की तरफ, तो जो इंडस्ट्री है वो मूव कर रही है मियरली कॉम्पनसेटिंग फॉर लॉस टू एक्टिवली प्रिवेंटिंग इट, और जो एडवेंट है यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस का वो भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे मोटर सेक्टर है उसमें आप देखेंगे कि जो टेलीमेटिक्स है उनको यूज कर हम ड्राइविंग बिहेवियर चेक कर पाते हैं कैसा है, और डायरेक्ट प्रीमियम डिस्काउंट देते हैं अगर सेफ ड्राइविंग की गई।
और एक यहाँ पर पावरफुल फीडबैक लूप दिया जाता है जो कि इंसेंटिवाइज करेगा और रिवॉर्ड करेगा एक पॉजिटिव रिस्क कल्चर। ठीक है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक डायनेमिक और चैलेंजिंग इंटरसेक्शन बन गया ग्लोबल इकोनॉमीज का, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का, सोसाइटल नीड का। अब हम साइक्लिक नेचर ऑफ इकोनॉमी की तरफ से नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक्यूट शॉक्स ऑफ कैटास्ट्रॉफी और पैराडिग्म शिफ्ट जो आ रही है रिस्क की, उनको भी अडेप्ट कर पा रहे हैं। और एक ग्रैन्युलर अंडरस्टैंडिंग इनकी हमें बेसिकली क्या कर रही है, यहाँ पर प्रोफेशनल रेगुलेटर या लीडर बना रही है इस फील्ड में। आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले लाइक कर देना, कमेंट कर बताना कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है। साथ में यहाँ पर गाइज अगर आप एक यहाँ पर पूरा का पूरा बड़ा वीडियो देखोगे जिससे मैं मर्ज कर दूंगी, तो प्लीज उस वीडियो को हाइप कर देना। इंश्योरेंस में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ आपका पूरा का पूरा एडा के लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो। एंड अलोंग विद दैट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो गाइज हम लोग यहाँ पर आपके लिए एडा का कोर्स लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं। फेज 1 के लिए जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जो कि डाउनलोडेबल प्रिंटेबल मैगजीन्स आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपके इकोनॉमिक सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट के लिए अलग से करंट अफेयर्स की फाइल मिलेगी। गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, एडाई के सर्कुलर्स और एनुअल रिपोर्ट दी जाएगी। फेज 2 में हम यहाँ पर आपको नॉन डाउनलोडेबल नॉन प्रिंटेबल कंटेंट देंगे, टॉपिक वाइज नोट्स जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज दिए जाएंगे, फॉर्डर मटेरियल दिया जाएगा और ऑल्टरनेट डेट डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस जो है वो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो मेंस तक यहाँ पर इवैल्यूएशन और मॉडल आंसर्स आपको दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट की बात करें तो 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए और पेपर 3 के लिए दिए जाएंगे। और फेज 2 के यहाँ पर बेसिकली 5 मॉक टेस्ट फेज 1 के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए और पेपर 3 फॉर फेज 2 के लिए। इवैल्यूएशन एंड मॉडल आंसर्स यहाँ पर आपको सब कुछ दिया जाएगा। प्राइस जो है वो आपको 3999 रुपीज का रहेगा। एंड यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो मेंस तक रहेगी। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो तो ऑफ कोर्स हम उसको एक्सटेंड कर इंटरव्यू तक कर देंगे। इसका जो स्टार्ट डेट है वो 20 जनवरी 2026 है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।